रात काफ़ी हो चुकी थी। स्कूल की बस खराब हो चुकी थी, तो सभी टीचर्स ने फैसला लिया कि पास के छोटे से गांव घाटा घाट में रुक जाएगा। वहीं एक पुराना गेस्ट हाउस था जो चारों ओर से पहाड़ों और काई लगे पेड़ों से घिरा हुआ था। बच्चों को अलग अलग कमरों में बांट दिया गया। डिनर के बाद सब सोने चले गए। सार्थक, निखिल और कबीर को एक ही कमरा मिला था। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और पिछली स्कूल ट्रिप का रोमांच अभी भी याद था, जब रात में दो बच्चों ने छुपकर फोटोशूट किया था और अगले दिन पूरे स्कूल में उनका नाम हुआ था। तो ये तीनों भी एक खतरनाक आइडिया लेकर बैठ गए। आज रात घाटा घाट की झील पर चलकर तस्वीरें लेंगे। गेस्ट हाउस के बगल वाली झील को लोग शांत झील कहते थे, पर कहते थे कि वहाँ किसी की आत्मा रहती है। तीनों ने ये बात हंसी में उड़ा दी और जैसे ही चौकीदार सोया, वे तीनों अपने फोन की फ्लैशलाइट के सहारे बाहर निकल पड़े। झील देखने में पास लग रही थी, पर वे आधे घंटे से जंगल में चल रहे थे। पेड़ों पर जमी काई और हवा में अजीब फुसफुसाहट उनकी हिम्मत तोड़ने लगी। फोन में सिग्नल नहीं था। उन्हें लगा कि वापस चलना चाहिए, लेकिन तभी आगे चल रहे सार्थक और निखिल जब पीछे मुड़े तो कबीर गायब था। अचानक दूर कहीं पत्तों के रगड़ने और किसी के भागने की आवाज आई। वे दोनों डरते हुए भी कबीर को अकेला छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए आवाज का पीछा करने लगे। कुछ ही देर बाद वो आवाज बंद हो गई और उनके सामने एक छोटा सा टीला दिखा। उसके पीछे झुककर कबीर खुद मिट्टी खोद रहा था। उसका चेहरा उनकी तरफ था, पर उसकी आंखें काली थीं, बिल्कुल काली। निखिल ने उसे छूने की कोशिश की और कबीर जोर से चीखा। ऐसा लगा जैसे उसकी आवाज किसी इंसान की ना होकर किसी जानवर जैसी हो। कबीर ने निखिल को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो दूर जाकर गिरा। अचानक कबीर को जोर जोर से दौरे पड़ने लगे और वो बेहोश हो गया। सार्थक और निखिल संभल ही रहे थे कि कबीर ने अचानक आंखें खोली और गुस्से से चिल्लाने लगा, उसे वापस दो अभी। दोनों घबरा गए। इतने में उन्होंने देखा कि कबीर जमीन से उठकर जंगल की तरफ भागा और उनकी फ्लैश लाइट पड़ते ही साफ दिखा कि वो एक टूटी फूटी हवेली की तरफ जा रहा था। वो हवेली ऐसा लग रहा था जैसे दशकों से उसमें कोई नहीं रहा। अंदर जाने की हिम्मत किसी की नहीं थी, पर दोस्ती बड़ी थी, डर छोटा। हवेली के अंदर की सीढ़ियों पर टूटी खिड़कियों से आती हवा बांस की तरह सीटी बजा रही थी। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कबीर हवा में लटका हुआ था और सामने एक बूढ़ा आदमी बात कर रहा था। उस आदमी की कंकाल जैसी हड्डियां दिख रही थीं। उसकी आंखें भी बिल्कुल काली थीं और उसके शरीर से मिट्टी टपक रही थी, मानो वो अभी अभी कब्र से निकला हो। जैसे ही उसने दोनों को देखा, वो किसी जानवर की तरह चारों हाथ पैरों पर झुककर तेज रफ्तार से उनकी ओर दौड़ने लगा। सीढ़ियां रेंग कर उतरता हुआ उसकी हड्डियों से चट चट की आवाज आती थी। दोनों किसी तरह हवेली से निकलकर जंगल की तरफ भागे। भागते भागते उन्हें एहसास नहीं हुआ कि वो सीधे उसी शांत झील तक पहुंच गए जिसे देखने रात में निकले थे। अगले ही सेकंड उनके पैर जमीन से फिसले और वो झील में गिर पड़े। उन्हें महसूस हुआ जैसे अंदर से कोई उन्हें खींच रहा है, जैसे कोई डूबा हुआ हाथ उनके पैर पकड़ रहा हो। निखिल किसी तरह बाहर निकला, पर सार्थक पानी में खींच लिया गया और गायब हो गया। निखिल चिल्लाता रहा, पर उसकी चीखें काली रात में गुम हो गईं। कुछ देर बाद निखिल बेहोश हो गया। सुबह जब उसने आंखें खोली, वो गेस्ट हाउस के कमरे में था। बाहर निकला, पुलिस थी और जमीन पर सार्थक और कबीर की लाशें पड़ी थीं। स्थानीय लोगों ने जो बताया, उसे सुनकर गेस्ट हाउस वाले भी कांप गए। शांत झील के पास एक तांत्रिक रहता था। लोगों ने उसे जिंदा जला दिया था और उसकी राख इसी झील में फेंक दी।
तब से उसकी आत्मा हर उस बच्चे को पकड़ लेती है जो रात में इस जंगल में आता है। काश इन तीनों को ये बात पहले पता होती तो शायद आज कबीर और सार्थक जिंदा होते।